जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस लिस्ट में ये है पार्ट 12 और इसके इम्पॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाय हुक और बाय क्रुक। पता है ना, ये तो मुझे लगता है जनरली बहुत लोगों ने इसको यूज़ भी किया है, सुना भी है। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है, हुक तो पता ही है ना क्या होता है, ऐसे करके हुक होता है ना। थोड़ा सा ज़्यादा ही टेढ़ा मैंने बना दिया, बट हाँ, हुक इज लाइक दिस। एंड जो क्रुक होता है ना, क्रुक इज ऑल्सो लाइक दिस, ऐसे ही हल्का सा होता है, वो इधर ऐसे बेंड होता है। बाय हुक और क्रुक जैसे होता है ना, जैसे मान लो ऐसे बोझा रखा हुआ है और आपने देखा होगा जो बोरे होते हैं ना, कट्टे जिनको कहा जाता है बोरे, उनको उठाने के लिए जनरली जो उठाने वाले लोग होते हैं, ऐसे हुक लगा हुआ होता है, हुक लगा करके उठाते हैं। जब हाथ से नहीं उठता तो उसको हुक का सहारा लेकर के उठाते हैं। यानी कि जब हाथ से नहीं हो पाया तो हुक का सहारा लिया। इट मीन्स कि कोई काम ऐसे करना, किसी भी तरीके से, किसी भी आ, उसको तरकीब लगा करके कोई काम करना, उसी को बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी करके, जब हम बोलते हैं ना कैसे भी करके ये काम करो, तो वही उसी को इंग्लिश में कहते हैं डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है। सो ऑप्शंस में अगर हम देखें, कॉजिंग ट्रबल टू, बाय ऑल मीन्स, टू फ्लाइट अगेंस्ट, या फिर टू बियर पेशेंटली। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय ऑल मीन्स, हर एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। इसका क्या मतलब हो सकता है? 100 चिड़िया हैं और सारी चिड़िया, उन जो बर्ड्स हैं, 100 बर्ड्स हैं, उनके जो फेदर्स हैं, उनके जो पंख हैं, एक जैसे हैं। तो उसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स कि वो सारी एक ही चिड़िया है ना, एक ही वैरायटी है, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। सो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर का मतलब होता है, ऑप्शंस में देखें, पीपल विद अ जनरस हार्ट, टू गेट इनटू ट्रबल टुगेदर, टू बी इन अ टोटली हेल्पलेस कंडीशन, या फिर ऑप्शन डी, पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर। यह बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोग जिनका कैरेक्टर सिमिलर होता है, उसी को कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। एक ही पंख के जैसी जो बर्ड्स होती हैं, उसी के लिए इडियम यूज होता है। किसके लिए? पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको बता पाना। पीछे की तरफ बेंड कब होते हो? मान लो आपने देखा होगा ना, जब आप अ, पत्थर फेंकते हो कहीं, तो आदमी थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड होता है और उसके बाद में पूरी ताकत लगा करके फिर आगे को फेंकता है ना, ऐसा होता है ना। जब ऐसे ही जब डंडा मारते हैं, आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो जब बच्चे गांव में आम तोड़ने जाते हैं तो डंडा ऐसे डायरेक्टली नहीं फेंक देते। डंडा जब हाथ में पकड़ेंगे ना, थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड होंगे, पीछे बेंड होंगे, उसके बाद पूरी ताकत लगाकर फिर झटके से फेंकते हैं डंडा। तो जो पीछे बेंड होते हैं, तो वो उस समय करते क्या है, पूरी ताकत लगाते हैं। सो बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब, अगर इसको देखो, टू एक्सप्रेस सडन शॉक, टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड, टू एंड ऑल एक्टिविटीज, या फिर टू कन्फेस अ क्राइम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैंने बताया ना, पूरी ताकत लगा देना। सो टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड। ठीक। अच्छा, कन्फेस का क्या मतलब होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फेस। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड क्या हो सकता है? इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस में देखें, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट, टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, या फिर ऑप्शन डी, मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। देखो, इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। बहुत पहले, अप्रॉक्सीमेटली 1960s के करीब की बात है, जब टीवी वगैरह का आविष्कार हुआ था। उसके भी पहले उसके भी पहले अगर हम जाए, वही 1920s 30s में, सो जो ब्रेड है ना, ऐसे समूची ब्रेड मिलती थी। फिर अचानक से एक इनोवेशन आया, एक कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा यार, ऐसे समूची पूरा ऐसे होल ब्रेड ऐसे खाना मुश्किल हो रहा है, उसको तोड़ तोड़ के खाना। तो एक इनोवेशन आया, भैया ब्रेड को काट के बेचा जाने लगा। जो आज मिलती है ना, स्लाइस करके ब्रेड्स जो मिलती हैं वह पैकेट में, वो उस समय पे शुरुआत हुआ, नया इनोवेशन हुआ। उसके बाद से जब 1950s 60s में टीवी का आविष्कार हुआ, उस समय पे, तो आदमियों को लगा जैसे और ये पॉपुलर पता है कहाँ से हुआ? ये एक कॉमेडियन थे, कॉमेडियन परफॉर्म कर रहे थे। आई थिंक ये शायद, हाँ, उसी 1960s की ही बात है। वो एक परफॉर्मेंस दे रहे थे और वहाँ पे उन्होंने ये यूज़ किया था कि द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन इज
द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, यानी कि टीवी के पहले वही एक अच्छी चीज़ थी जिसका आविष्कार ढंग से हुआ था, जो कि बढ़िया काम की चीज़ थी कि भैया उसके पहले क्या था, समूचा ब्रेड लेकर के आ रहे थे, उसको हाथ से तोड़ के खा रहे थे। फिर इनोवेशन हुआ, क्या ब्रेड को स्लाइस करके खाया जाने लगा। फिर उसके बाद में एक नया इनोवेशन हुआ जो कि था टीवी का आविष्कार। सो एक ऐसे आम बोलचाल की भाषा में ये एक एडियम बन गया कि भैया, जैसे हम डेली लाइफ में ये कहते हैं कि भैया लास्ट टाइम मैंने ये मिठाई पता है 5 साल पहले खाई थी, उसके बाद आज ये वाला टेस्ट मिला है मुझे इस खाने में, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। सो वही है, बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस ब्रेड का मतलब होता है मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, देखो यार, मेरा थोड़ा सा समझाने का तरीका ना बहुत अलग होता है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ डेली लाइफ से चीज़ों को रिलेट करके बताने का, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में रिटेन करे, है ना, लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहे। जब आप हम एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हमें हमारे ही आसपास की चीज़ों से समझाया जाता है तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि हमारी फेमिलियरिटी उन सारी चीज़ों से होती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आसान से आसान भाषा में इसको तोड़ करके आपको बताऊँ, और ऐसे ही मैं और भी सारी चीज़ें बताता रहूँगा जब मैं बात करूँगा। वर्ड्स जब हम पढ़ेंगे, ग्रामर जब हम पढ़ेंगे, तो उनमें भी मैं ऐसे ही आपको बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। फिलहाल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है, जैसे जब हम हिंदी में बात करते हैं ना कि अधिकांशतः, ज़्यादातर लोग, अधिकतर, इसी के लिए यूज़ होता है क्या, बाय एंड लार्ज। लार्ज क्या होता है, लार्ज बहुत बड़ा होता है ना। जब हम किसी एक बहुत बड़े समूह को संबोधित कर रहे होते हैं तो उस समय हम क्या कहते हैं, लगभग सभी, अधिकांशतः, अधिकतर, है ना, उसी के लिए कहा जाता है बाय एंड लार्ज। सो अगर ऑप्शंस में देखें, ऑल इंक्लूसिव, बाय चॉइस, इन जनरल, या फिर इन शॉर्ट, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन जनरल। ऑल इंक्लूजन नहीं होगा, इन जनरल होगा, है ना, इन जनरल, सामान्य तौर पर। और जब हम सामान्य तौर पर बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है, तो इसका मतलब है सामान्य तौर पर जो कहा गया है वो कई बहुत बड़े डेटा को लेकर के वो बात रखी गई है कि सामान्य तौर पर ऐसा होता है। ठीक है, जैसे हम अगर बोले कि सामान्य तौर पर भारत में लोगों के यहाँ घरों में सब्जी रोज बनती है, सामान्यतः, है ना, तो ये बात सही है। कई, आप इसको अगर देखोगे तो लगभग घरों में रोज सब्जी बनती है। तो ये एक लार्ज अमाउंट को स्टडी किया गया, उसी को बाय एंड लार्ज को बोलते हैं इन जनरल। ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बी ऑन क्लाउड 9। नौवें आसमान पे होना। आदमी बात करता है, अरे भैया ऐसा क्या हो गया, तुम्हारी खुशी तो 7वें आसमान पे है। गुस्से को भी बोलते हैं गुस्सा 7वें आसमान पे है, बट अब सोचो गुस्सा 7वें आसमान पे है तो खुशी क्या होगी, और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो वो 7वें की बजाय कौन से आसमान पे पहुंच जाएगी, 9वें आसमान पे। गुस्से थे तो 7वें आसमान पर तक ही थे, लेकिन जब खुश हुए, खुशी जो होती है वो गुस्से से बेहतर फीलिंग्स होती हैं। तो अब उससे बेहतर है तो वो उसके लिए चीज़ें भी बेहतर होंगी, और 2 स्टेप आगे बढ़ गया। सो बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। सो ऑप्शंस में अगर हम देखें, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए द अंडरलाइंड वर्ड्स, ओके, सॉरी, सही लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट, क्योंकि ऑप्शन ही है जो यहाँ पे एज कर्ता काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस लिखा हुआ है, द कंपनी इज प्लानिंग टू कट बैक फ्यू एम्प्लॉयज। कंपनी प्लान कर रही है क्या, कुछ एम्प्लॉयज को कट बैक करने का। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि एम्प्लॉयज को काटेगी, नहीं। आपने सुना होगा जब कोविड का टाइम आया था, एक टर्म सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, क्या, ले ऑफ। कब हो रहा था, बहुत सारी कंपनियां क्या थी, अपनी कंपनी से जो एम्प्लॉयज़ थी उनको निकाल रही थी, अचानक से उनको टर्मिनेट कर रही थी, उसी को कहते हैं ले ऑफ, है ना, काम से निकाल देना, कंपनी से निकाल देना, उसी को ले ऑफ कहते हैं। सो इसकी जगह पे कट बैक फ्यू का मतलब क्या होता है, उसी की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन ए, ले ऑफ सम। अच्छा देखो, कट बैक का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, काट करके। अब एम्प्लॉयज़ की संख्या है, उसको काट करके छोटी कर दी गई, पहले 100 एम्प्लॉय थे, अब 40 रह गए, तो उसी को ले ऑफ कर दिया गया या कट बैक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। काफ़ी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ये, पहली बार शायद ये
मैं ये 12वां पार्ट करवा रहा हूँ और इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। ये सिचुएशन दी गई है और कह रहा है इस सिचुएशन पे कौन सी इडियम सही बनेगी। ठीक, चलो, कह रहा है औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर फाउंड दैट ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेव मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मुगल जो एम्परर था, मुगल रूलर था औरंगजेब, उसने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ा तो उसको लगा कि भाई ये तो जो मैं समझ रहा था वो इंसान तो नहीं है, तो ही इज वे बिगर एंड वे स्मार्टर एंड वे मोर इंटेलिजेंट देन मी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऑप्शंस में अगर हम देखें, कैचिंग अ टाटार, चेंजिंग द हैंड्स, ब्लेजिंग द ट्रेल, निपिंग इन द बड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैचिंग अ टाटार। देखो, टाटार ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना जो कि मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो, बहुत बहुत तेज बुद्धि हो जिनकी, और बहुत ही फियर्स क्वालिटी हो इन द बैटल फील्ड, ऐसे व्यक्ति के लिए टाटा यूज किया जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बड़ा मुश्किल का काम होता है ना। सो ये जो सिचुएशन है औरंगजेब के थ्रू से ये समझाई गई है, तो उसके लिए कौन सा सही इडियम बैठेगा, कैचिंग अ टाटार। ठीक, अच्छा, बाकी के अगर हम ऑप्शंस देखें, ये सारे इडियम्स हैं, इन सारे इडियम्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चेंजिंग द हैंड्स, हाथ बदलना, पता क्या होता है, आपने सुना होगा कोई किसी एक व्यक्ति ने कार खरीदी तो वो क्या होगी, पहली बार जब शोरूम से लेगा तो वो फर्स्ट हैंड होगी, दूसरा व्यक्ति उससे जब खरीदेगा सेम कार उसी व्यक्ति से तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी, फिर अगर वो कार तीसरे व्यक्ति के पास गई तो वो क्या हो गया, थर्ड हैंड हो जाएगी। तो ऐसे क्या हो रहा है, बदल रहे हैं, ऑनर्स बदल रहे हैं। पहला ऑनर था तो उसको फर्स्ट हैंड बोला, सेकंड ऑनर जब उसका हुआ तो उसको सेकंड हैंड बोला, थर्ड ऑनर हुआ तो हमने थर्ड हैंड बोला। तो ऐसे ही जो ऑनर्स चेंज होते हैं ना, चेंजिंग ऑनर्स को ही कहा जाता है चेंजिंग दी हैंड्स, हम बोलते हैं ना। तो चेंजिंग द हैंड्स का सिंपल सा मतलब होता है एक ऑनर से दूसरे ऑनर तक जाना, उसी को चेंजिंग द हैंड्स कहते हैं। फिर है ब्लेजिंग द ट्रेल, ये तो मैंने आपको बताया ही था पिछली वीडियो में। ब्लेजिंग द ट्रेल क्या होता है, ट्रेल क्या होता है, ऐसे जो पगडंडी होती है ना, रास्ते छोटे छोटे बन जाते हैं, तो रास्ते कैसे बनते हैं, वो पगडंडी कभी ना कभी तो कोई पहला व्यक्ति होगा जो उस रास्ते से गया होगा, मतलब उस जगह से गया होगा, वो फिर उसके बाद में धीरे धीरे लोग उस रास्ते से जाने लगे और ऐसे छोटी सी ऐसे पतली सी पगडंडी बन गई। तो मशाल लेकर के उस पगडंडी पे कोई पहला व्यक्ति होगा जो आगे बढ़ा होगा, फिर उसके बाद सारे लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उसी को कहते हैं ब्लेजिंग द ट्रेल, रास्ता दिखाना। और फिर है निपिंग इन द बड, इसका पता है क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा जब मान लो कोई फूल है, फूल जब अपने छोटे फॉर्म में होता है, कली जिसको बोलते हैं, है ना, जब कली होती है उसको क्या करो, नाखून से ऐसे कट कर दो, तो वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा, फूल कभी बनेगा ही नहीं, वो उसी में ही मुरझा के खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है। सो वो निप करना मतलब उसको उससे नाखून से ऐसे कट कर देना, उसमें कट मार देना, उसी को निपिंग कहते हैं। अब जो बड है, बड कली को भी कहते, कली को ही कहते हैं। सो बड को हमने क्या कर दिया, नाखून से कट कर दिया, अब वो क्या होगा, फूल नहीं बन पाएगा, वो कली में ही मुरझा के खत्म हो जाएगा। तो निपिंग इन द बड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको अर्ली एज में ही खत्म कर दिया जाए, अर्ली फेज में ही उसको बेकार कर दिया जाए, उसी को कहते हैं निपिंग इन द बड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस नाउ और यू विल फेस डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर। कह रहा भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने खर्चे थोड़ा सा कम कर लो वरना भविष्य में बहुत प्रॉब्लम झेलोगे। तो कट डाउन समझ गए ना, कम करना। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है ये, रिड्यूस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज क्रैक अप। ये तो मुझे लगता है जब से स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, लोगों को पता चल गया है कि लोग बात करते हैं ना, मैंने एक जोक क्रैक किया, उस पर्टिकुलर कमेडियन ने एक जोक क्रैक किया, तो जब जोक क्रैक किया तो लोग क्या हुए, खूब हंसे, है ना। क्रैकअप का मतलब होता है खूब हंसना, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लाफ आउट लाउड। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जो जो आम बोलचाल की भाषा में लोल लिखते हैं ना लोग, मैसेजिंग वगैरह में बोलते हैं LOL, तो इसका ये यही मतलब होता है, लाफ आउट लाउड, मतलब खूब जोर से हंसना, उसी को लॉल कहते हैं। ठीक है, और लॉल को ही इडियम्स में कहा जाता है क्रैकअप। सो ऑप्शंस में क्या क्या है, ग्रो ओल्ड, लाफ आउट लाउड, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके पहले की सारी वीडियोस अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डेफिनेटली, मैं दावा कर सकता हूँ
आपके एग्जाम्स में पक्का पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं और ये पक्का रिपीट होता है। सो अगर यहाँ तक वीडियो देख करके आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।